फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है जनसंख्या वितरण व वृद्धि और संगठन। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनसंख्या के बारे में, उसका वितरण, वृद्धि, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में। किसका जो वितरण हुआ है पूरे क्षेत्र विशेष में, वो किस तरीके से हुआ है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 12 के लिए है। इससे संबंधित आप नोट्स चाहते हैं जो वीडियो में रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वहां से नोट्स को लिख सकते हैं और उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, ये चैप्टर का नाम है, ये आप चैप्टर लिख लीजिएगा। उसके बाद पहला पॉइंट, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में। ये क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है तो वो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, आप रट लीजिएगा। उसके बाद आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बनते जाएंगे, सभी बन जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी होंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, सब्जेक्टिव में भी। चलिए शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी। तो सबसे पहले जनगणना की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1872 ईस्वी में भारत में। और भारत में पहली जो पूर्ण जनगणना की बात की जाती है वो 1881 ईस्वी में हुई थी। कब, 1881 ईस्वी में पहली बार पूर्ण जनगणना। पूर्ण जनगणना का मतलब है कि विधिवत तरीके से पूरे विस्तृत जो भी आयाम डिस्कस किया जा सकते थे जनगणना में, उन सब को जोड़ते हुए एक विस्तृत जनगणना किया गया 1881 ईस्वी में, इसीलिए इसको पूर्ण जनगणना का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में जो जनगणना का आंकड़ा है वो प्रति 10 वर्ष पर जारी किया जाता है। आपको जो देखना है ये कितने, 10 वर्ष पर, ये आपको याद रखना है 10 वर्ष। कितना याद रखना है, 10 वर्ष पर पूरे जनगणना का आंकड़ा जारी किया जाता है, तो आपको याद रखना है। जैसे अभी देख लोगे ना, अभी हम लोग 2011 का डाटा कोट करते हैं। कोट का मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, बार बार कहीं भी देना होता है, लिखना होता है कुछ पॉइंट में, तो हम लोग 2011 का डाटा यूज़ करते हैं। इससे पहले हम लोग 2001 का डाटा यूज़ करते थे। ठीक है, यदि हम देखें 10 साल पे, तो 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो 2011 में 10 ऐड करोगे ना तो 2021 हो जाएगा। तो दूसरा जनगणना क्या होना चाहिए, दूसरा जनगणना का जो डाटा है 2021 में रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण जनगणना होना पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसके कारण से आप क्या देखते हैं कि 2021 का डाटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो हम लोग 2022 में भी 2011 का डाटा ही यूज़ कर रहे हैं, चूँकि देखा जाए नियम के अनुसार से तो 10 साल पर इसको रिलीज होना चाहिए था, लेकिन 10 साल पर रिलीज नहीं होने का कारण है कि कोरोना के कारण डाटा रिलीज नहीं हो पाया। जनगणना का आप कैसे देखते हो ना, आज के कभी कभी आप यदि आपको अभी पता नहीं होगा, जब आप आएंगे अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो क्या करते हैं, आपके घर पे आते हैं, उसमें क्या पूछते हैं कि आपके घर पे टीवी है, गाड़ी है, कितने लोग रहते हैं, गाय है, भैंस है, कितने जानवर पाले हुए हैं। तो ये सब जब पूछते हैं ना, वो जनगणना बेसिकली करते हैं। तो आप लोग को लगता है कि अच्छा ये कुछ हमको दे के जाएगा, इसीलिए आप लोग झूठ बोल देते हैं। यदि टीवी है तो बोलते हैं नहीं नहीं टीवी नहीं है। आपको लगता है अगले ही दिन आपके यहाँ पहुँचाने आ जाएगा, ऐसा नहीं है, वो पहुँचाने नहीं आएगा। बेसिकली वो जानना चाहता है कि हमारे जो देश में लोग रहते हैं वो कितने संपन्न हैं और उनके पास कितनी चीज़ें हैं, ताकि आगे जो प्लानिंग किया जाए वो एक सही प्लानिंग हो पाए। इसीलिए जनगणना इस तरह से करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कह देंगे कि हमारे पास नहीं है तो कल को आपको पहुंचाने आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो प्रति 10 वर्ष पर जनगणना क्या होता है, आंकड़ा जारी किया जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 ईस्वी में हुई थी। जो 1872 और 1881 आप देखते हैं, उस समय पे हमारे देश में अंग्रेज का शासन था। हमारा देश 1947 में क्या हुआ, आज़ाद हुआ। ठीक है, और जब ये आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो पहला जनगणना हुआ, इसी को कहते हैं स्वतंत्र भारत। मतलब 1947 के बाद का जो भारत है उसको स्वतंत्र भारत कहते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी, और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, R.A. गोपाल स्वामी। जनगणना आयुक्त का मतलब ये होता है, आप सिंपल सा मतलब समझे कि ये हेड होता है, जिसके अंतर्गत पूरे जनगणना का जिम्मेदारी होता है, पूरे देश का, ये देश लेवल का हेड होता है। ठीक है, ये दिल्ली में बैठते हैं ये लोग, और इनके अंतर्गत ही पूरे देश की जनगणना की जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्वतंत्र जनगणना हुई थी 1951 में हुई थी, और इसके जो आयुक्त थे वो R.A. गोपाल स्वामी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। अभी भी आप यही डाटा यूज़ करेंगे क्योंकि 2021 का जनगणना पब्लिश नहीं हुआ है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत की जनसंख्या की बात करें हम लोग तो वो कितना है, 121 करोड़ है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब थोड़ा सा आप समझ लो ये कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। देखो, जनसंख्या घनत्व का मतलब ये, एक क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, ठीक है, के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। जैसे मान के चलो कि ये 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर का चौड़ाई है, ठीक है, इसमें 100 लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो 100 लोग मतलब इस क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व हो गया वो कितना हो गया, जनसंख्या घनत्व 100 हो गया। तो 100 हो गया, ये हमने एजम्पशन किया है, लेकिन 2011 के डाटा के अनुसार देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है। मतलब जो हमने इतने 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई के वर्ग क्षेत्रों में जो जनसंख्या हमने माना है 100, वो लगभग इस क्षेत्रों में कितना है, 382 है। तो किसी क्षेत्र विशेष में रहने, किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उसका पूरा एक क्षेत्रफल कितना है, उसका माप, और उसमें कितने लोग रहते हैं उससे यदि हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, जो लोग रहते हैं उसका क्षेत्रफल के आधार पर डिवाइड कर दें तो जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। तो पूरे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, औसत जनसंख्या घनत्व, वो 382 है पूरे भारत का। फिर स्टेट वाइज भी अलग अलग बढ़ता है कि स्टेट की कितने जनसंख्या घनत्व है वो अलग है। जैसे देखेंगे कि दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है, यदि आप बिहार की बात करोगे, फिर ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग है। अभी हम आगे देख लेते हैं। बिहार में लगभग 1100 के आसपास के है, 1000 के आसपास। वहीं पे ये दिल्ली में 11,000 लोग रहते हैं, ठीक है। पूरे देश की जनसंख्या घनत्व कितना है, 382, मतलब इतना ही जगह पे 382 लोग रहते हैं। लेकिन हम बात कर ले किसकी, बिहार की, तो फिर उतना ही जगह पे 1000 के आसपास लोग रहते हैं। हम बात कर ले, 1 मिनट रुक जाना आप। चलो देखो यहाँ पे बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है, अब है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य के नाम लिखना था। तो ये कौन कौन सा राज्य है वो देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। बिहार में 106, 1028 और 829 जनसंख्या घनत्व है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1100। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है 1028 और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829। तो मतलब बिहार में 1 किलोमीटर वर्ग के, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के क्षेत्र में 1100 लोग रहते हैं। वहीं पे पश्चिम बंगाल में 1000 लोग रहते हैं इतना ही क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश में इतना ही क्षेत्र में 829 लोग रहते हैं। दिल्ली की बात करें तो इतना ही क्षेत्र में 11,000 लोग रहते हैं। जहाँ पे आप बिहार में 1100 लोग देख रहे हो, दिल्ली में इतना ही क्षेत्र में 11,000 लोग रहते हैं। जो अब ऐसा सोच रहे हो कि अच्छा इसमें पॉसिबिलिटीज़ कैसे है। एक तो जनसंख्या घनत्व बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है ना कि आप जब देखते हो ना बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है। मतलब एक बिल्डिंग में मतलब 20-30 फ्लोर, 40 फ्लोर होते हैं। तो उस तरीके से, और अलग अलग फ्लैट होते हैं। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हो गया, 3 फ्लैट हो गया, तो लोगों का रहने का जो जगह है वो कम जाता है, और कम जगह में ज़्यादातर लोग रह पाते हैं। तो इस कारण से भी जनसंख्या घनत्व वहाँ पर ज़्यादा है, कम क्षेत्रफल होने के बावजूद। एक लॉजिक है, बाकी इसमें आपको कोई लेना नहीं है। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तो है दिल्ली का। तो ये आप बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106, पश्चिम बंगाल का 1028 और उत्तर प्रदेश का 829। अब एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो हम आपसे थोड़ा सा टेस्ट कर ले कि आप समझ पाए हैं कि चीज़ों को कि नहीं, ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस एक में, क्या है, किस एक 2 बार हो गया, किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। पहला है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब। क्या आंसर होगा, सोचिए आप लोग थोड़ा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है पश्चिम बंगाल। कैसे, देख लीजिए।
3 जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हम ऊपर अभी पॉइंट में डिस्कस किए हैं, ये वाला, जिसमें बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, उत्तर प्रदेश 829, मतलब 3 राज्य। अब चूंकि बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, लेकिन इस ऑप्शन में बिहार नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये नहीं रहता तो उत्तर प्रदेश मारते हम लोग, तो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। तो ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो जरूरी नहीं कि आपको एकदम जैसे रटे हैं वैसे ही पूछा जाएगा, हो सकता है लॉजिक लगाना पड़े थोड़ा बहुत। देखिए बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हम 3 तो रटवा दिए कि 3 बड़े राज्य हैं जिसकी जनसंख्या घनत्व ये है, लेकिन अब बिहार ऑप्शन से हटा दिया तो आपको लॉजिक वाइज पश्चिम बंगाल मारना है, तो आंसर सही पश्चिम बंगाल आ जाएगा। दक्षिण भारत में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो 860 है, ठीक है, और ये है केरल राज्य का। केरल राज्य का जनसंख्या घनत्व यहाँ पे केरल छूट गया है, तो केरल राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, 860 है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है। कह रहा है 2011 की जनगणना देखा जाए तो 2 आधार पे जनगणना को डिवाइड किया जाता है, रहने बसने के आधार पे। यदि बसने की बात करें कि जो लोग रहते हैं तो उसके आधार पर 2 आधार पे, एक होता है ग्रामीण जनसंख्या, एक होता है नगरीय जनसंख्या, जिसको शहरी जनसंख्या भी आप लोग कह देते हैं। तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 68.8%। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत रहती है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका अनुपात ये है, 31% लोग रहते हैं लगभग नगरों में और 68% लोग रहते हैं कहाँ पे, गांव में। मैंने अबाउट में बताया है, आप पॉइंट में डिस्कस कर लेना, 68.8, 31.2 ऐसे कर लेना, हमने अबाउट में बताया। चलो आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कितना है, उत्तर प्रदेश है। मतलब पूरे देश की जनसंख्या को 100 मान ले, 100% मान ले, तो 100% में 16%, 16.51% जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उसके बाद 9.28% महाराष्ट्र में निवास करती है, और बिहार की बात करें तो बिहार में 8.6% जनसंख्या निवास करती है। अब देखोगे तो जो 3 बड़े राज्य हैं जो जनसंख्या के मामले में, वो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार। नेक्स्ट, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन सा है, मतलब वैसा 3 राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या अधिक है, मतलब जिसके नगरों में लोग ज़्यादा रहते हैं उस राज्य के, और ग्रामीण क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। पहला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो नगर में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु, ठीक है, 3। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो है 17.5%। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यदि हम पूरे विश्व की जनसंख्या, पूरे पृथ्वी की जनसंख्या को 100% मान ले तो इसमें से 17.5% जनसंख्या कहाँ रहती है, भारत में रहती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, वहीं दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर का मतलब ये होता है कि मान के चलो कि 2021 की जनसंख्या का जो वृद्धि दर था वो कुछ और था, 2022 का कुछ और है, ठीक है। तो ये वार्षिक दर मतलब 1 साल का अंतर है, तो 20 इसको बोलते हैं वार्षिक। लेकिन वही बात करें कि चूँकि जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो 10 वर्षों पर जारी किया जाता है, तो 2001 का जो जनसंख्या क्या था, वार्षिक वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर था, और 2011 में जो वृद्धि दर हुआ है, मतलब 2001 में जो जनसंख्या था वो और 2011 में जो जनसंख्या है वो, उसका आधार पे हम लोग निकाल लेते हैं कि दशकीय वृद्धि दर कितना है, ठीक है। तो वार्षिक वृद्धि दर मतलब 1 साल का अंतर, और दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 साल में जो जनसंख्या का अंतर आया है उसको बोलते हैं दशकीय वृद्धि दर। तो 1 साल में जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो 1.64% और 10 सालों में 17.7% है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में श्रमिकों का प्रतिशत 39.8% है, जबकि 60% जनसंख्या अश्रमिक है। कह रहा है कि भारत में जो जनसंख्या है
वो है क्या, 39.8% जनसंख्या श्रमिक वर्ग के रूप में है। वहीं पे 60% जो जनसंख्या है वो अश्रमिक है। अश्रमिक का मतलब ये होता है कि या तो उनका कोई रोजगार नहीं है या फिर वो किसी आश्रित श्रम के रूप में काम करते हैं। आश्रित श्रम का मतलब ये होता है कि एक परिवार के अंतर्गत में 4 लोग हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें 2 ही लोगों का ज़रूरत हो खेतीबाड़ी करने में, लेकिन 4 लोग लगे हुए हैं। तो 2 लोग तो मुख्य लोग हैं जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग जो है वो है आश्रित श्रम के रूप माने जाते हैं, ताकि मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वहाँ पे वो काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं आश्रमिक या आश्रित श्रमिक। ठीक है, चलो। सबसे अधिक भाषा समूह भारतीय आर्य का है। यदि भाषा समूह के आधार पर बात करो तो भारत में कौन जो जाति है जिसके पास सबसे ज़्यादा भाषा समूह है, तो वो आर्य लोगों के पास, मतलब सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो आर्य लोग हैं। दूसरी जो सबसे कम भाषाई समूह है वो चीनी तिब्बती लोग हैं, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, फिर लद्दाख के क्षेत्रों में मिल जाएगा चीनी तिब्बती लोग, फिर उधर आपको सिक्किम में भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो वो है। तो सबसे कम जो भाषा समूह वाले लोग हैं चीनी तिब्बती लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब कुछ लॉन्ग आंसर टाइप है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है कि व्यावसायिक संगठन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉन्ग में है। पहले अभी जो आप देख रहे थे वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए था, अब ये लॉन्ग में है। लॉन्ग में भी 2 टाइप होता है, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्यावसायिक संगठन से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। कह रहा है व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का खेती विनिर्माण, कॉमा दे दीजिएगा, खेती विनिर्माण, कॉमा व्यापार, कॉमा सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार के व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने को या संलग्न होने को व्यावसायिक संगठन कहते हैं। कहता है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जो विभिन्न कार्यों में संलग्न है, मतलब या तो कोई खेती का काम करता हो या कोई विनिर्माण का मतलब होता है बेसिकली कि जो नया प्रोडक्ट का निर्माण करता हो, जो फैक्ट्री वैक्ट्री लगाया हुआ हो उसमें, और फैक्ट्री में भी मजदूर भी हो सकते हैं, जो नहीं कि सिर्फ लगाया है, जो फैक्ट्री लगाया वही व्यक्ति नहीं, मजदूर भी। तो जो भी निर्माण का काम करता हो, जो व्यापार का काम करता हो। सेवाओं का मतलब ये होता है कि आप जैसे कि होटल में आप खाना खाने जाते हैं तो आपको वहाँ पे सेवा दिया जाता है, उसके बदले पैसा लिया जाता है। तो जो सेवा देने वाले जो लोग हैं वो लोग फिर किसी भी प्रकार के व्यावसायिक क्रियाओं में जो संलग्न होते हैं उसको कहते हैं व्यावसायिक संगठन। मतलब पूरे समूह को, देखो एक है कि सेवा में लगा हुआ है, कोई व्यापार में लगा हुआ है, कोई खेती में लगा हुआ है, कोई विनिर्माण में लगा हुआ है, तो इस पूरे समूह को मिला के एक शब्द दिया गया, उसको बोलते हैं व्यावसायिक संगठन। जैसे देखो ये सर्कल पूरा, इसमें कोई व्यक्ति, मान के चलो इसमें कोई व्यक्ति ये व्यापार में लगा हो, ये विनिर्माण में लगा हो, ये कोई व्यक्ति है जो खेती में लगा हो, ये क्या सेवा में लगा हो, तो इस पूरे को एक टर्म दिया जाता है संगठन। क्या, व्यावसायिक संगठन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्तर पर भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया। कहता है कि आर्थिक आधार पे भारत की जनसंख्या कितने भागों में विभक्त है। आर्थिक आधार मतलब जो जनसंख्या है वो काम करती है, पैसे कमाती है, उस आधार पे कितने भागों में विभक्त है। तो पहला है, ये आंसर क्या है, आर्थिक आधार पे भारतीय जनसंख्या 3 वर्गों में विभक्त है। पहला मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक क्या है, सीमांत श्रमिक क्या है, अश्रमिक क्या है। अश्रमिक के बारे में भी बताया है, जो लोग आश्रित श्रमिक होते हैं ना, आश्रित, जो जहाँ पे 4 लोगों की ज़रूरत है लेकिन 6 लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे 6 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं। ये 2 लोग होगा ना, ये 2 लोग एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं अश्रमिक या आश्रित श्रमिक, मतलब दूसरे पे आश्रित होकर काम कर रहे हैं। और इस तरह का जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट देखा जाता है वो होता है कृषि में, एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आश्रित श्रमिक का हम लोग को देखने को मिल जाता है कि जहाँ पे 4 लोग काम करने चाहिए उस एग्रीकल्चर में, वहाँ पे 6 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास परिवार के दूसरे सदस्यों के पास वैसा कोई साधन नहीं है काम का, तो इसीलिए वो उसी में लगे रहते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आश्रमिक ये है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक क्या है, अभी हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। कौन सा व्यक्ति, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, काम करता है।
तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं मुख्य श्रमिक, मतलब श्रमिक वर्ग में भी मुख्य व्यक्ति जो 183 दिन या 6 महीने काम करता है। दूसरा है सीमांत श्रमिक, किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम काम करता है। ठीक है, क्या कह रहा है? 183 दिन या 6 महीने से कम। उसमें क्या था मुख्य श्रमिक में कि 183 दिन या 6 महीने काम करता है, लेकिन इसमें क्या है सीमांत श्रमिक में कि 183 दिन या 6 महीने से कम काम करता है, तो उसको बोलते हैं सीमांत श्रमिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है? श्रमजीवी जनसंख्या, जो श्रम करके जो अपना जीवन यापन करते हैं, उसी जनसंख्या के जो लोग हैं वो कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वो क्या क्या है? तो 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। मतलब जो श्रम करने वाले लोग हैं, श्रम करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो 4 तरह के लोग होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करके जीवन यापन करते हैं। कौन कौन सा है? चलिए नीचे देखते हैं हम लोग। पहला है कृषक, दूसरा है कृषि मजदूर। एक कृषक का मतलब वो जो एक मालिक है जिसके पास 2-3 बीघा खेत है, कृषि करता है, वो खुद भी करता है। और दूसरा है कि कृषि मजदूर, तो मतलब वो मजदूर भी लगाता है और खुद भी करता है। तो एक कृषक वर्ग हो गया, कृषक मजदूर हो गया। दूसरा घरेलू औद्योगिक श्रमिक, मतलब एक उद्योग में काम करने वाले लोग। और फिर है क्या? अन्य श्रमिक। ठीक है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। यकीन मानिए कि आप ये पूरा आप सही से पढ़ लेंगे ना, समझ के और लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में 400 एबव लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप यकीन मानिए कि ये जो कंटेंट दिया जा रहा है एकदम ऑथेंटिक और सही कंटेंट है। अब बस आपको क्या करना है, इसे याद करना है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सब हम लास्ट के एग्जाम के टाइम में रिवीजन करवाते समय करवा देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इसको अभी पढ़ते जाइए, नोट्स डाउन करते जाइए। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। और क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। अच्छा लगता है तो नहीं, लगता है तो नहीं करिए भाई, जो भी करना है। ठीक है जी, क्यों, बाय बाय।